प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉर्ज पंचम की नाक कहानी, जो एक व्यंग कहानी है, इस कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि जब मूर्तिकार ने यह राय दी कि देश में अपने नेताओं की जो मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों में से जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए और इस मूर्ति पर लगाया जाए। अब जब उसने यह उपाय बताया तो सब सभापति और जो अधिकारी वर्ग थे उन्होंने सब ने सब की तरफ देखा और सबकी आंखों में एक क्षण के लिए तो बदहवासी छा गई, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह खुशी तैरने लगी। तो सभापति सहमत हो गए और धीमे से उन्होंने कहा कि यह काम हो जाना चाहिए, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो अब कहानी का आगे का भाग इस प्रकार है। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। वह देश में जगह जगह घूमने और पत्थर खोजने के लिए निकल पड़ा। अब जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक की नाप उसके पास थी, तो वह पहले दिल्ली से बम्बई पहुंचा। फिर वह दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। तो ये जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जैसे दादा भाई नौरोजी, गोखले कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी और कांवस जी, जहांगीर, इन सब की नाक उसने टटोली और नाक को नापी और वह नाकें सबकी बड़ी निकली। फिर वह गुजरात की ओर भागा। वहाँ पर गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। और ये भी जितने महापुरुष थे स्वतंत्रता सेनानी, इनकी मूर्तियों की नाक भी बड़ी निकली। फिर वह बंगाल की ओर चला। वहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा और उनकी भी नाप जोख की। और फिर वहाँ से वह बिहार की ओर चला। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और फिर वहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल यानी राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, उनकी भी मूर्तियों के पास गया। और जब उनकी नाक भी बड़ी निकली तो वह घबराहट में मद्रास भी पहुंचा और वहाँ के जो थे महान पुरुष, जो वहाँ सत्यमूर्ति, उनको देखा। और फिर मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और वहाँ पर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। उनकी मूर्तियों को भी वह देखा और फिर इसके बाद वह आखिर लौट करके दिल्ली वापस पहुँच गया और उसने अपनी मुश्किल बयान की, यानी जो मुश्किल थी उसे बताया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ। परिक्रमा कराया मतलब पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया हूँ, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों की नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यानी वह समस्या हल नहीं हुई और मूर्तिकार पूरे देश के कोने कोने का चक्कर लगाया, लेकिन उसे मूर्तियों, जो भी महान पुरुष थे, उन सब की मूर्तियों की जो नाक थी वह बड़ी निकली और सबकी नाकों की वह नाप लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब सुन करके यह सब, मूर्तिकार की यह बात सुन करके सब एकदम हताश हो गए, बिल्कुल निराश हो गए और क्रोध में झुंझलाने लगे। और मूर्तिकार ने फिर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए यानी उन्हें सांत्वना देते हुए आगे कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 यानी सन 1942 में जो शहीद होने वाले बच्चे हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने बच्चे शहीद हुए थे और शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। अब यह सोचकर वह वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? यानी इस तरह मूर्तिकार अपनी परेशानी अधिकारी वर्ग के सामने बयान करने लगा। अब राजधानी में सब तैयारियां हो रही थीं। जॉर्ज पंचम के स्वागत की सब तैयारियां हो रही थीं। जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, जो मूर्ति थी, उसको मल कर नहलाया गया, उसे एकदम साफ किया गया। फिर उस पर रोगन लगाया गया, रोगन यानी रंग लगाया गया और सब कुछ हो चुका था, यानी सारी तैयारियां हो चुकी थी।
स्वागत के लिए सिर्फ नाक नहीं थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। अब यह बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े हुक्कामों यानी बड़े अधिकारियों तक पहुंची, और फिर बड़ी खलबली मच गई कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। एकदम सनसनी जो मची हुई थी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक न लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का क्या मतलब। अब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, यानी ये तो हमारी ही इज्जत मिट्टी में मिल जाने वाली बात हुई। तो अधिकारी वर्ग जो है वह बहुत परेशान था। अब लेकिन मूर्तिकार जो है वह हार मानने वाले लोगों में से नहीं था। वह पैसे से लाचार था, वह लालची था, और वह किसी भी तरह से हार मानने वाला कलाकार नहीं था। अब उसके दिमाग में एक और हैरत अंगेज ख्याल आया, एकदम हैरत अंगेज यानी हैरान कर देने वाला ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। तुरंत उसके दिमाग में एक हैरान कर देने वाला ख्याल आया, और उसने फिर अपनी पहले वाली शर्त दोहराई, और कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उस कमरे के दरवाजे फिर बंद कर दिए गए, और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, अपनी नई योजना प्रस्तुत की, और उसने कहा कि चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी मूर्तिकार ने यह सलाह दी, नई योजना पेश की कि चूंकि नाक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो 40 करोड़ यानी 40 करोड़ उस समय की आबादी थी, तो उस 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर इस मूर्ति पर लगा दिया जाए। अब यह सुन करके इस बात से एकदम सन्नाटा छा गया। कमेटी के सदस्य एकदम चुप हो गए। कुछ मिनटों की एकदम खामोशी रही, सब एकदम चुपचाप रहे। फिर सभापति ने फिर सबकी तरफ देखा, और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब थोड़ा चौंक गया। और फिर इसके बाद वह धीरे से बोला कि आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब वह किसी भी तरह से मूर्ति पर नाक लगाना ही उसका असली मकसद था, तो उसने कहा कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आप बस सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। अब फिर से कानाफूसी हुई, यानी सब ने धीरे धीरे एक दूसरे से कहा, और इसके बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अखबारों में सब काम गुप्त रूप से हो रहा था। शासन के अधिकारी सारा काम एकदम छिपे तौर पर कर रहे थे, तो अखबारों तक तो कोई खबर पहुंच नहीं रही थी। तो अखबारों में सिर्फ इतनी खबर छपी कि नाक का मसला जो था, नाक का जो मामला है वह हल हो गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट जो है उसकी नाक लग रही है। अब नाक लगने से पहले फिर मूर्ति के चारों ओर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती कर दी गई। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसको सुखाया गया, और सुखा करके उसे साफ कर दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई, उसमें जो गंदगी थी वह निकाल दी गई, गंदा पानी निकाल दिया गया और ताज़ा पानी डाल दिया गया। और इसलिए ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह नाक न सूखने पाए। अब इस बात की खबर जनता को नहीं थी, सारी तैयारियां जो हो रही थी इस बात की कोई खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हुए हल से एकदम परेशान था। उसने जो उपाय बताया था उस उपाय से एकदम परेशान था। अब जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, और जो मदद उसने मांगी वह मदद उसे दे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ, इस निर्देश के साथ मदद दी गई कि एक ख़ास दिन, जिस दिन रानी आने वाली हैं, उस दिन से पहले हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और अंत में वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग गई। अब सब अखबारों में ने खबरें छापी, और खबरें यह छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक लगाई गई है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। कतई मतलब बिल्कुल, कि ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। अब अखबार में बस इतनी ही खबर छपी।
अब उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी मतलब बहुत ध्यान देने की थी। यह बात बहुत ध्यान देने लायक थी कि उस दिन देश में कहीं पर भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कहीं पर भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ था, कहीं फीता नहीं काटा गया था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कि कहीं पर भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। अभिनंदन मतलब स्वागत, किसी का स्वागत नहीं हुआ था। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी को सम्मान पत्र भी भेंट नहीं किया गया था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था और किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। यानी उस दिन अखबारों में इस तरह की कोई खबरें भी नहीं छपी थी। सब अखबार खाली थे, अखबारों में कोई खबर नहीं थी। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। और नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वह भी बुत के लिए। बुत मतलब मूर्ति के लिए। तो उस दिन सारे अखबार खाली थे और कोई खबर नहीं छपी थी। अब न जाने ऐसा क्यों हुआ था, और नाक तो बस चाहिए थी, वो भी सिर्फ एक मूर्ति के लिए। तो लेखक ने अंत में सबको यह विचार करने के लिए यह प्रश्न अंत में प्रश्न किया कि ऐसा आखिर क्यों हुआ था। तो उस दिन सारे अखबार खाली थे और कोई भी खबर नहीं छपी थी। तो यह थी व्यंग कहानी। तो आशा है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान से एक बार फिर से कहानी पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।